अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे होंगे भाई, क्योंकि लाइफ एंजॉय करने के लिए ही होती है। और साथ साथ दिन का आगाज़ जो है ना, वो पॉजिटिव चीज़ों के साथ ही करना चाहिए। अच्छा जी, जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनमें सबसे पहले तो ये होता है कि आप अपनी जो सोच है, अपने जो थॉट हैं, उसका आगाज़ जो है वो मुस्बत चीज़ों के साथ करें। और ये मुस्बत चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं? मुस्बत चीज़ें ये होती हैं कि हमने अपने घर के काम जो हैं वो अच्छे से प्लान कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं। ये मुस्बत चीज़ें ये होती हैं कि हम किस तरीके से जो है वो अपने दिन का आगाज़ करेंगे और जो कुछ हमने गुज़िश्ता रोज़ प्लान किया है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं कि सेहत कितनी ज़रूरी है। क्या आप रेगुलर मेडिकल चेकअप्स के लिए जाते हैं? क्या आप रेगुलर अपने आप को डॉक्टर को दिखाते हैं? ये बड़ा ज़रूरी है कि आप रेगुलर अपने आप को डॉक्टर को दिखाएं। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप रेगुलर जो है वो अपना चेकअप कराएं, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी किडनी जो है वो अच्छे से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी जो दीगर बॉडी पार्ट्स हैं वो उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो सेंसिटिविटी है, वो किस हद तक बेहतर है और किस हद तक बेहतर नहीं है। तो रेगुलर डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को चेकअप कराएं। अच्छा जी, अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं सिटी अपडेट्स पे। और सिटी अपडेट्स आपके साथ में शेयर करते हैं, माल का हाल जान लेते हैं और करेंसी रेट्स आपके साथ में शेयर करते हैं कि आज माल का हाल जो है वो क्या है। सो हियर वी गो नाउ। तो अब आपको हम बताएंगे कि जो करेंसी रेट्स हैं हमारे क्या हैं। तो जो हमारे करेंसी रेट्स हैं वो हैं जी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 187, फिर उसके बाद जो कैनेडियन डॉलर है वो है 210 पे, फिर जो यूरो है वो है जी 328 पे, फिर जो कुवैती दिनार है वो है 923 पे। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, यूके पाउंड है वो है 384 पे, फिर हमारे पास जो सऊदी रियाल है वो है 76 पर, फिर हमारे पास स्विस फ्रैंक जो है वो 338 पे है, और फिर हमारे पास जो यूएस डॉलर है वो है 285 पर। इसके बाद जो है वो हम जल्दी से बढ़ेंगे और वेजिटेबल्स के रेट्स जो है वो आपके साथ में शेयर करेंगे कि आज जो वेजिटेबल के प्राइजेज़ हैं वो क्या हैं। सो हियर वी गो नाउ। तो वेजिटेबल के जो प्राइजेज़ हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। टमाटर जो है वो 52 पर है, फिर इसके बाद जो आलू है वो 46 पर है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास लहसुन है जो कि 230 पर है, उसके बाद हमारे पास है 575 पे अदरक। जी हाँ, अदरक जो कि बड़े काम की होती है। उसके बाद हमारे पास है गाजर, और गाजर जो है आँखों के लिए बड़ी बेहतर होती है, और इसके प्राइस जो हैं स्टैटिक वो हैं 81। और उसके बाद हमारे पास है तुरई 58 पे, और फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास फिर नेक्स्ट जो है वो है जनाब लौकी, और लौकी जो है वो है 58 पे। एंड नाउ व्हाट वी हैव नेक्स्ट, हमारे पास है फूल गोभी, और फूल गोभी जो है वो है 115 पर। और उसके बाद हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है खीरा, और खीरा है 58 पे। खीरा है आंखों के लिए बड़ा बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। और हमारे पास है भिंडी, और भिंडी जो है वो है जनाब 82 पर। तो ये तो हो गए वो रेट्स। अच्छा, प्याज भी है भाई, अभी प्याज भी रह गई है। प्याज जो है वो है 29 पर। तो ये वो रेट्स थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए और आपको बताया। और अब जल्दी से चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज दिन भर जो मौसम है वो कैसे रहने वाला है। तो जो दिन भर का मौसम है वो 11 बजे कुछ इस तरह से होगा। तो 11 बजे जिस तरह से मौसम रहेगा उसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि ओवरऑल मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। तो 11 बजे जो है वो 33 सेंटीग्रेड रहेगा, फिर 12 बजे जो है वो 35 सेंटीग्रेड रहेगा, फिर 1 बजे जो है वो 35 सेंटीग्रेड रहेगा, और उसके बाद 2 बजे जो है वो 36 सेंटीग्रेड रहने वाला है मौसम। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में जो है वो शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि जो मौसम का हाल है वो क्या है। तो आज भाई समुद्री हवाएं जो हैं वो बंद हैं, हब्स की सी कैफियत है, और इसके साथ साथ जो है वो मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। अच्छा, शहर में आज से 2 रोज़ तक दर्जा हरारत में जो है वो इजाफा मुतवक्के है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अच्छा, नमी का तनासुब ज़ायद होने के बायस दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी। मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री तक महसूस की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब 71% है। जुनूब मगरबी सिमत से 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात का ऐसा कहना है शहर का फ़िज़ाई मयार तसल्ली बख्श है। हवा में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 96 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है। तो ये जनाब ये सूरत हाल है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जी इस पार्कों की जानिब से क्या कहा गया है। तो इस पार्कों ने
मुहर्रमुल हराम 1437 हिजरी के चांद की जो है वो पेशगोई कर दी है। अच्छा, इनके मुताबिक जो हिलाल की पैदाइश है वो 25 जून 2025 को दोपहर 3:32 पर मुतवक्के है। ये कहना है तर्जुमान स्पार्को का। जून 2025 को गुरूब आफ्ताब के वक्त हिलाल की उम्र तकरीबन जो है वो 26 और 28 घंटे और 15 मिनट होगी। मुल्क के साहिली इलाकों में गुरूब आफ्ताब और गुरूब महताब के दरमियान मुतवक्का मुद्दत 75 मिनट होगी। ये मुद्दत हिलाल की रुयत के लिए मुवाफिक तरीन हालात फराहम करेगी। तो ये मैंने आपके साथ में जो है वो ख़बर शेयर की। और अभी बढ़ते हैं और आपको बताते हैं ये जो स्ट्रीट क्राइम है वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और अब इसके लिए जो है वो एक हिकमत अमली बनाई गई है पुलिस हुक्काम की जानिब से। और ये जो हिकमत अमली है, इस हिकमत अमली के तहत जो है वो जगह जगह चेक पॉइंट्स होंगे, जगह जगह जो है वो नाके लगाए जाएंगे और सख्त किस्म की चेकिंग की जाएगी। तो स्ट्रीट क्राइम के ख़िलाफ़ पुलिस की हिकमत अमली कामयाब, पुलिस हुक्काम का दावा। पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए स्नैप चेकिंग के औकात और हिकमत अमली तब्दील की। अच्छा, इलाके के हॉट स्पॉट पर नाके और गली महलों में मोटरसाइकिल स्क्वाड गश्त पर मामूर है। स्नैप चेकिंग के दौरान शहरी भी पुलिस से ताउन कर रहे हैं, जो कि खुशाइंद है। पुलिस हुक्काम का ऐसा कहना है, पुलिस हमारे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। अवाम का फ़र्ज़ है कि पुलिस के साथ ताउन करे। अच्छा जी, शहरियों के ताउन से ही क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई मुमकिन है। स्नैप चेकिंग के दौरान अफ़गान बाशिंदों के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो ये जो मैंने आपके साथ में शेयर की खबर, ये एक अच्छी खबर इसलिए है कि अब जो स्नैप चेकिंग है उसका जो दायरा कार है वो वसी किया जा रहा है। अच्छा जी, अभी आपको लेके चलते हैं एक ज़बरदस्त जो है वो तकरीब थी बरतानिया में। सजा फैशन और लाइफस्टाइल की खूबसूरत जो है ये शाम थी और इसमें आयशा उमर ने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो सिंगिंग की है। आइए आपको दिखाते हैं जी। आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं एक ऐसी खबर। जब ये खबर सामने आई तो तमाम एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गमज़दा थे। लेकिन हम किसी की फ़ैमिली को जज नहीं कर सकते, हम किसी की फ़ैमिली के बारे में ना कोई भी राय कायम नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर बुशरा आपा जो अदाकारा आयशा खान थी, जो अब जिनका इंतकाल हुआ घर में, तो उसके वाले से कई सारी बातें बनाई गई या बातें की गई या लोगों ने कई थ्योरीज जो है वो पेश की। लेकिन बुशरा आपा ने इस हवाले से कुछ बात की है जो कि आप और बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जैसा नज़र आता है ना, चीज़ें वैसी होती नहीं हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है एक तरीके से कि जिस तरह से चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उस तरह से चीज़ें जो है वो होती नहीं है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करते हैं और ये है जी एजुकेशन से रिलेटेड। और ये खबर कुछ इस तरह से है कि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के दूसरे मरहले के इम्तहानात जो हैं वो 15वें रोज़ होंगे। अच्छा जी, 11वीं और 12वीं जमात के जो कॉमर्स रेगुलर, कॉमर्स प्राइवेट, आर्ट्स रेगुलर, आर्ट्स प्राइवेट के इम्तहानात हैं वो इस वक्त में जारी हैं। दूसरे मरहले के इम्तहानात का जो सिलसिला है वो 2 जुलाई 2025 तक जो है वो जारी रहेगा। इम्तहानात में 82,000 से ज़ायद जो है वो तलबा तालबात शिरकत कर रहे हैं। सुबह की शिफ्ट 9 बजे से 12 बजे तक आर्ट्स रेगुलर, आर्ट्स प्राइवेट, खुसूसी उम्मीदवारों, डिप्लोमा इन फ़िज़िकल एजुकेशन के इम्तहानात 1000 से ज़ायद तलबा और तालबात शरीक हो रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो इम्तहान का वक्त है वो 3 घंटे पर मुश्तमिल है और इम्तहानी मराकज़ जो हैं वो सुबह की शिफ्ट में कायम किए गए हैं और मजमूई तौर पर 26 इम्तहानी मराकज़ को इंतहाई हसास करार दिया गया है। अच्छा, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में जो गोल्ड के रेट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। तो जो गोल्ड के रेट्स हैं वो क्या हैं? सोने की कीमत में जो है वो बड़ी कमी हो गई है। आलमी मार्केट में सोना $39 सस्ता होकर $3,327 फ़ी औंस तक गिर गया। 1 तोला सोना $3,800 सस्ता होकर $3,54,365 का हो गया। 10 ग्राम सोना $3,258 सस्ता होकर $3,03,810 पर आ गया। 1 तोला चांदी ₹9 कमी के बाद $3,790 का हो गया है। तो ये तो जी गोल्ड के प्राइस से जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं आपकी ब्यूटी से रिलेटेड। अच्छा, जो खूबसूरती है ना उसके लिए बहुत सारी ऐसी टिप्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके हवाले से हम आपको बताते हैं, जिसके हवाले से हम आपको गाइड करते हैं कि जी ये आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल है, ये आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल नहीं है और ये सारी रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए या ये सारी रेमेडीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक रेमेडी ऐसी है जिसका जिक्र मैं जो है वो यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगी और मैं बताना चाहूँगी उन तमाम तर लोगों को जो कि चाहते हैं कि उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाए, जो लोग ये चाहते हैं कि उनको अपनी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा और जल्दी फ़ायदा हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी स्किन के लिए इंस्टेंट फ़ायदा हो, 1 घंटे में फ़ायदा हो, तो फिर ये फ़ायदा आप उठा सकते हैं चुकंदर के स्क्रब से। आपने चुकंदर का स्क्रब लेना है और किस तरीके से बनाना है इसको ये सुन लीजिए।
आपने ये करना है कि चुकंदर लेना है, फिर आपने उसको पीस लेना है, फिर उसके बाद आपने उसके अंदर कॉफ़ी पाउडर मिलाना है और कॉफ़ी पाउडर मिलाने के बाद आपने इससे स्क्रबिंग करनी है। आपकी स्किन काली है, आपकी स्किन के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, झाइयाँ हैं, कील है, महासे हैं, अनइवन टोन स्किन है, ये 1 घंटे के बाद आपको इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी कि आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी और आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपकी स्किन जो है वो किस तरीके से चेंज हो गई है। तो ये एक ज़बरदस्त रेमेडी है चुकंदर के स्क्रब की, जो कि आप रेगुलर वे में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसको जब आप यूज़ करें तो ज़रूर हमारे साथ में शेयर करें, ज़रूर हमें बताएं कि ये कॉफ़ी पाउडर और चुकंदर की जो स्क्रब है ये कैसा रहा। और आप इसको कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन ज़रूर करके देखें। आप देखें आपको इसका रिज़ल्ट 1 घंटे में ही मिल जाएगा। तो जनाब ये तो हो गई वो रेमेडी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। और शो में होंगी बहुत सारी बातें, हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे और इसके अलावा हम टॉप स्टोरीज़ आपके साथ में शेयर करेंगे। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके घर से दीमक का खात्मा कैसे हो सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो लोगों को आए दिन रोज़ का मामूल हो गया है कि हार्ट अटैक आ रहा है, जवानों को हार्ट अटैक आ रहा है, इसकी रीज़न क्या है। लेकिन ये सारी बातें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो न्यूज़ सेशन में कहते हैं खुशामदीद। और अभी जो स्टोरी मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ, सोचा तो मैंने ये था कि कुछ ऐसी स्टोरीज़ डिस्कस करेंगे कि जी बिजली के नर्ख थोड़े कम हो गए हैं, गैस मिलना शुरू हो गई है, और ऐसा कुछ रोज़ाना फाइंड आउट कर रही होती हूँ कि जी टॉप स्टोरीज़ में कोई अच्छी खबर भी शामिल करूँ, लेकिन ऐसी कोई खबर मिल नहीं पाती, ऐसा कुछ हो नहीं पाता कि कोई अच्छी खबर से जो है वो हमारे न्यूज़ सेशन का आगाज़ हो। तो आज के न्यूज़ सेशन पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई हैं और हमारे साथ हमारे करस्पॉन्डेंट महराज भाई मौजूद हैं। ये खबर कुछ इस तरह से है कि शहर कायद में एक और मोबाइल फ़ोन के ताजिर के साथ डकैती की हुई है बड़ी वारदात। अच्छा, ये वारदात किस तरह हुई, क्या कुछ हुआ, आप खुद सुनिए इनकी ज़बान कि इनके साथ ये क्या जो है वो वाक़या पेश आया, डकैती का ये वाक़या था। चलिए ये तो ताजिर हो गए, लेकिन आम लोग जो है ना वो भी महफूज नहीं है, वो तो बिल्कुल महफूज ही नहीं है। अशरफ भाई, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगी कि हम अभी इस हवाले से कई रिपोर्ट्स जो है वो दे चुके हैं, कई खबरें बता चुके हैं। इनफैक्ट अभी सिटी 21 जो है वो ये सोच रहा है कि आवाम के सामने मज़ीद हक़ाइक़ भी लेकर आएंगे कि भाई जो अनरिपोर्टेड केसेस होते हैं वो कितने होते हैं और वो किस तरीके से लोग आगे जो रिपोर्ट ही नहीं करते उनकी तादाद क्या होती है। ये ताजिर हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। हमारी जो पुलिस है क्या वो सिर्फ यही कर सकती है कि वो FIR काट सकती है, वो ये कह सकती है तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है, पकड़े भी नहीं जाते लोग, यानी इसी तरह खुले दंदनाते हुए घूमते हैं। ये तो चले ताजिर थे, कोई आम शख्स होता उसको तो पता नहीं, उसके साथ तो अगर कुछ मिलता नहीं उसकी जेब से तो क्या उसका हाल होता। देखिए सब समझने की चीज़ है कि ऐसी वारदातें जो आम तौर पर कराची में बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई हैं। हाँ। एक तो मोबाइल छीनना, और जैसे आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो इस इवन केस में यह है कि मोबाइल वाले मतलब के पुलिस वाले भी उसे मुलविस होते हैं, रोक के उनको लूटते हैं कि उनको पता है सामान जा रहा है। अब मेन ये है कि अगर यंगो करा रहे हैं या कोई भी प्राइवेट टैक्सी करा रहे हैं तो उसके ऊपर जो पहले जो जैसे हमने बताया था एक मल्टीनेशनल कंपनी थी करीम, वो बंद हो गई। अब ये आ रही है वो रजिस्टर्ड है नहीं है, क्या है उसका बायोडाटा क्या है, क्योंकि पहले ये होता था कि कोई कंपनी यंगो कराई, अब जैसे इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया तो यंगो वाला मिला हुआ था, वो गाड़ी भी ले गए, ड्राइवर भी लापता है, उसका फ़ोन भी बंद है और मुझे लूट लिया गया। सऊदी रियाल थे, UAE दिरहम थे और मैं जा रहा था। अब मेन ये देखें, ये वाली जो सेफ्टी की बात करें ना हम, जहाँ इसका हल क्या है, ये तो वारदातें हम दे रहे हैं, हल है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जैसे कि लाहौर में, जैसे कि इस्लामाबाद में। हाँ। और सेफ सिटी प्रोजेक्ट में जब एक्सपो लगी थी आइडियाज़ में, मैं और मेराज साहब साथ थे, हमने जाके देखा था, तो वहाँ पे उन्होंने वो कैमरे लगे हुए हैं CCTV में जी, जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट में, कि वो आप गाड़ी का नंबर, आपकी फेस मतलब फेस से ID आपकी डिस्क्लोज कर लेगा, क्योंकि और उसको नादरा से कनेक्टेड है। अब मसला ये है कि हम आते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे। आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे हज़ारों कैमरे लगने हैं, और लगने ही हैं, पेपर में लगने हैं, दिमाग में लगने हैं, मुंह से लगने हैं, लेकिन असल में नहीं लगने, क्योंकि उसके लिए आपके खंबे लगने हैं, फिर उसकी पूरी आपकी वायरिंग होनी है। और कराची शहर में इन्होंने इतनी मतलब गलत फैसले किए हैं, हर किसी को आने दिया गया है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने देखा है जैसे हम देते हैं कि मैं उनको जो एक बोलता हूँ कि घूम रहे होते हैं, ना उनके पास दुकान है ना कारोबार है, ना एक थैला लेके घूम रहे होते हैं और शहर को मतलब अपने बाप की जागीर समझते हैं।
ना पुलिस वाले उनके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, ना सिक्योरिटी इदारे कुछ कर रहे हैं। और इस पूरे शहर में जो ये वारदातें कर रहे हैं ना, इस वारदातों की सबसे बड़ी वजह कि आप पकड़ेंगे कैसे? पुलिस वाले के पास जाएंगे, क्या कर लेगी पुलिस? पुलिस के पास ना रखी करने के लिए कुछ है, पुलिस के पास मोबाइल की हालत ऐसी है, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन अगर आप पावरफुल बंदे हैं, वो प्रूव है। मैंने मेराज भाई हम लोग मतलब हमने वो किया है कि प्रूव है कि अगर आप पावरफुल बंदे हैं तो एक पेंसिल भी मिल जाएगी। अगर आप पावरफुल बंदे नहीं हैं तो पेंसिल, मोबाइल, गाड़ी, ये वो कुछ नहीं मिलेगी। तो अगर हम इसको देखते हैं तो स्ट्रीट क्राइम के ग्राफ, अगर मैं जैसे आईजी साहब कहीं आते हैं बोलते हैं पिछले साल के मुकाबले जो है कम हुई, हो तो रही है ना भाई, सही, पिछले साल से आप नहीं गिनेंगे, लेकिन इस शहर में जो वारदातें, जैसे कि ये बताया ताजिर को लूटा है, अब आप सोचें ना कि अब परसेंटेज देखें, 50% जो हैं सिर्फ रजिस्टर्ड होते हैं केसेस, 50% नहीं होते। कराची शहर इतना बड़ा शहर है कि इसमें लोग कहते हैं कि यार पुलिस के पास जाके मोबाइल अगर मेरा छिन जाएगा ना, आपको बताऊं कि हमारे साथियों में से हैं, रिपोर्टर है, उन्हें कहा यार मैं फिर थाने जाऊंगा, फिर बोलेंगे भाई कौन था, किसको पहचानो, कह रहे यार कहाँ, छोड़ो चला गया, चलो ले लेंगे। सही। मैंने उनको कहा नहीं, आपको जाके रिपोर्ट करानी है। राइट। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आप जाएंगे, नहीं गए वो। क्योंकि कौन इतना टाइम लगाएगा, कह रहे कि भाई उनका काम है, वो कैमरे देखें या जो देखें, वो उल्टा आपको बोलेंगे अब वहाँ क्या कर रहे थे, वहाँ से क्यों जा रहे थे, वो सामने वाला उसको कभी देखा है? ओ भाई, मतलब आप सिस्टम को ठीक करें। और सबसे पहले 108 थाने में जो लोग बैठे हुए हैं ना, सीरियस, आप वहाँ जाके उनसे बात करें, वो आवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। उल्टा लगता है कि आवाम की चितरौल मारने के लिए बैठे हुए हैं। पुलिस वालों का क्या काम है? खिदमत करना आवाम की। मगर यहाँ पे जाके देखो खिदमत किसकी कर रहे हो, तो वीवीआईपी मूवमेंट, सलूट मारेंगे, वीवीआईपी मिनिस्टर आ रहा है, कोई ऑफिसर आ रहा है, बस आवाम को नहीं मारेंगे। और आवाम में अगर कोई पावरफुल आ जाएगा तो मैं बताऊं कि पावरफुल ऐसे हैं कि मैं कल जा रहा था यहाँ से ऑफिस से, 8 बज रहे थे जी, ट्रैफिक पुलिस वाले जो हम जाते हैं ये बलोच कॉलोनी के पास, वहाँ खड़े हुए थे, अचानक से जो सामने उसने ब्लैक प्रिंटेड करोला को रोका है मेरे आगे। मैं भी रुक गया, मैंने देखूं क्या करूं। उसने ट्रैफिक पुलिस वाले को पूरा दबाया, टू 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 सायरन बजाया और दबाते हुए उसको पूरे बोनट से उसको दबाते हुए पूरा वो चला गया। वो अब वहाँ सीसीटीवी लगे हुए होंगे, मगर वो कुछ नहीं, उसे समझ गया वो जो सायरन मारा फुल ब्लैक प्रिंटेड, फ्रंट भी ब्लैक। ये मैं अपनी आंखों से देख के बता रहा हूँ, कल 8 बजे ये हुआ है। मैंने उसको गाड़ी साइड लगाई, उसको बोला, मैंने कहा यार आप इसको रोकते ना, कह रहे साहब लोग हैं, तो मैंने कहा तुम मेरे ऊपर आ जाओ। नहीं आपको कौन रोक रहा है? अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ, फुल ब्लैक प्रिंटेड में वो टू 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 करके वो जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका काले शीशे देख के, और उस पर चलान है गाड़ी को और जब्त करने का भी है। उसने ट्रैफिक पुलिस वाले को पूरा दबाया है। मैंने गाड़ी साइड में लगाई, मैंने कहा भाई मैं सीट बेल्ट भी लगाया हुआ हूँ, ये सब है, तो मैंने कहा मेरी गाड़ी में तो प्रिंटेड नहीं है, आपने उसको क्यों नहीं रोका? वायरलेस पे कहो ना। अरे नहीं यार साहब लोग हैं। कहाँ से साहब लोग? क्या मोनोग्राम लगाया हुआ है उसने? मोनोग्राम लगा के जो घूमता है उसकी इजाज़त नहीं है, काले शीशे की इजाज़त नहीं है। मतलब यहाँ टू टू टू, मैं यहाँ से जा रहा हूँ शराय फैसल पे, आप भी जाती हैं, वो सायरन लगा के वो मतलब कि वो ये मुल्क से वीवीआईपी का है, ये मुल्क जो लोग हैं जो गाड़ी में प्रिंटेड लगा के घूम रहे उनका है। लेकिन ये कराची शहर में आप देखें जिनको ये स्ट्रीट क्राइम के नाम पे कैसे मारते हैं, मतलब मेरे हिसाब से शहीद कह रहे हैं कि किस तरह से जो है हमारे शहर का हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। 25,000 क्रिमिनल हैं सब। आईजी साहब ने बोला है पूरे सिंध में 25,000 क्रिमिनल हैं। 25,000 क्रिमिनल गांव देहात में जाके वारदात नहीं करते हैं, वो इस शहर में करते हैं। इस शहर में नौकरी के लिए पूरे मुल्क से आते हैं, इस शहर में पूरी वारदात करने इस शहर में आते हैं, क्योंकि इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। 25,000 क्रिमिनल दंदनाते हुए घूम रहे, जो डाटा रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है, लेकिन उनको पकड़ते नहीं है। अगर पकड़ेंगे, आप जो भी यहाँ पे वारदात करें, एक ही है टाइम जो मैं बार बार कहता हूँ कि इनको क्रिमिनल, अगर यहाँ पे क्राइम एक्टिविटी कम करनी है, जो टॉप क्रिमिनल है उनके 100 बंदे, आप जैसे पहले होता था कराची में, ये होता था कि आप उनके साथ ऐसा सलूक करें कि दुनिया, वो दूसरा जो 101वां है वो सोचेगा कि मैं बाहर निकलूं पिस्टल लेके या नहीं, क्योंकि वो क्या करेंगे। मेन ये कि इसके लिए फैसले करने होंगे, इम्पावर करना होगा, जैसे रेंजर्स को किया हुआ था, पुलिस को भी इम्पावर करना होगा। पुलिस में भी ये नहीं है कि सारी काली भेड़ है, कुछ हैं, कुछ अच्छे भी लोग हैं, तो जो कुछ अच्छे लोग हैं उनको इम्पावर्ड करें, इम्पावर्ड करके उनको कहें कि स्ट्रीट क्राइम पे ऐसे एक्शन करें क्यों करें। अभी आप देखें ना, मेरा साहब ने कल दी है खबर कि हर 2 मिनट में एक चालान हो रहा है ना, 1 मिनट। सही, चलें जी, इस हवाले से भी मजीद करते हैं बात। लेकिन अच्छा, अब सवाल ये है कि हमारी पुलिस जो है, क्या वो आवाम की मदद के बगैर चोर नहीं पकड़ सकती?
ये एक खबर है जो कि हमारी करस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने ये खबर जो है वो शेयर की, उन्होंने खबर रिपोर्ट की। ये है कि जी चोर की शामत आ गई, अवाम की हिकमत अमली जो है वो कामयाब हो गई। अब ये खबर इस तनाजुर में है कि गुलशन दीद में ये वाक़या हुआ। नौजवानों ने बाइक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। वारदात की जगह पर नई बाइक खड़ी करके चोर को जाल में फंसाया। अवाम की मदद, आप कार्रवाई, पुलिस को चोर थमा दिया। अच्छा, मतलब मसला सारा ये था कि ये सारा प्लान किया वहाँ के लोगों ने, वहाँ पर एक नई बाइक खड़ी की, फिर वो चोर आया, उसने चुराने की कोशिश की, फिर उसको पकड़ लिया, उसको ट्रैप किया। अच्छा, अब क्या है कि ये जब सारी कार्रवाई हो गई तो उसके बाद सवाल ये बनता है कि अगर अवाम ये सब कुछ कर सकते हैं, व्हाई नॉट पुलिस? तो महराज भाई, पुलिस क्या अवाम की मदद के बगैर चोर भी नहीं पकड़ सकती? देखिए, सूरत-ए-हाल तो यही है। अच्छा, आपने अक्सर जगहों पे पढ़ा होगा, कराची पुलिस या सिंध पुलिस के पास ये लिखा हुआ होता है उर्दू में कि पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी। जी जी। अच्छा, वो मदद जो है वो कई अक़साम की होती है। सही। बस जैसे डीजल ख़त्म हो गया पुलिस की मोबाइल से हाँ। अक्सर होता रहता है, देखते हैं हम। ख़ास तौर पे वहाँ जो मार्केट एरियाज होते हैं ना, जो पथारे लगे होते हैं जी, तो वहाँ सबसे पहली लाइन यही होती है कि भाई डीजल डलवाना है। सही। तो वो उस चक्कर में बस जमा कर रहे होते हैं, तो फ़र्ज़ और मदद जो है वो दोनों चल रही होती है। तो बहरहाल देखिए, बात यह है कि चलें, एक मजाक वाली बात थी। हाँ। प्रॉब्लम यह है कि कराची की आबादी जो ऑफिशियल है वो भी आपको अंदाज़ा है 2 करोड़ के करीब का है, ठीक है, लेकिन अनऑफिशियली हम 3 से ऊपर ही हैं, 3 करोड़ से, ठीक है ना। अच्छा, उसके अगर तनासुब से हम देखें ना, तो हमारे कराची में जो पुलिस है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है, सही है। एक तो ये प्रॉब्लम आ गया हमारा। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जितने भी, जैसे हम मेगा सिटी में रहते हैं, जो मेगा सिटीज़ होते हैं ना, वहाँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट होते हैं, और खाली ऐसा नहीं होता कि खाली उसके दावे किए जाते हैं बरसों, वहाँ काम हो रहा होता है। क्योंकि जिद्दत के साथ हम नहीं चलेंगे तो हम जुराइम पर काबू कभी, इसी तरह चलता रहेगा, कभी नहीं पा सकेंगे। भाई दुनिया में यही होता है कि भाई पुलिस की नफरी मखसूस मुकामात पर आपको मिलेगी, मखसूस पॉइंट्स पर मिलेगी आपको। ऐसा थोड़ी कि हमारे यहाँ हर चौरंगी पे पुलिस खड़ी होती है या हर गली के कोने, मतलब सड़क के किनारे खड़ी हुई हमें मिलती है। तो वहाँ ये होता है कैमरों की तरफ से मॉनिटर करके वो उसको सिस्टम को चलाते हैं और तरीके से इसको कर लेते हैं। जब तक हमारे यहाँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट, हम तो मुकम्मल होने की तो बात ही नहीं करती थी, सालों हो गए सुनते हुए, 50% भी वर्किंग अगर शुरू कर देगा ना, तो कराची में क्राइम मतलब कम हो जाएगा और ये कराची में तो क्राइम कम हो जाएगा। बट द क्वेश्चन इज दैट कि अगर अवाम ये कर सकती है कि अवाम इस तरह से सोचे कि जी ठीक है, नई बाइक खड़ी कर देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, कौन सा चोर आता है, क्या नहीं होता, तो ये पुलिस इस तरह की स्ट्रेटजी नहीं बना सकती क्या? पुलिस को ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए सिंध गवर्नमेंट से फंड्स चाहिए या ये सोचने के लिए भी फंड्स चाहिए होते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये प्लानिंग के लिए भी क्या फंड्स चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं? ये तो आपका थॉट प्रोसेस है ना, जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात की। मैं अशरफ भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा। हाँ। बात यह है कि ये सब कुछ पुलिस करती थी। हाँ। मैं इसका गवाह हूँ, 24 साल हो गए मुझे क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए शहर में, अखबार से लेकर चैनल तक, और मैंने बहुत सारे ऐसे पुलिस अफसरान और एहलकारों को देखा जिन्होंने इस तरह के काम किए। उनकी टीम शाम को निकल जाया करती थी जहाँ क्राइम की वारदातें ज़्यादा हो रही हैं, सादे कपड़ों में वो देखते रहते थे कि यार हो क्या रहा है। हाँ। अपने बंदे छोड़ते थे, अपने पास गाड़ी को अनलॉक करके छोड़ते थे, और वाकई चोर आते थे उनको पकड़ लिया जाता था। ये सब पुलिस कर सकती है, कर सकती थी और कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब पुलिस जो है वो हमें, अगर आप थोड़ा सा जायजा लेना, अशरफ भाई ने भी बताया ना, वो वीवीआईपी मूवमेंट, मिनिस्टर साहब या सिंध सरकार, मतलब वो जो भी हुक्मरान है, उनसे निकलेंगे बाहर तो आवाम की तरफ आएंगे। आवाम को तो उन्होंने बिल्कुल जूते की नोक पर रखा हुआ है। सही। एक पर्ची, अगर मेरा शनाख्ती कार्ड भी गिर गया जी जी, तो मैं तो वहाँ जाते हुए पहले तो घबरा ही रहा हूँ, यार पता नहीं कितने पैसे मांग लेगा मुझसे वो। भले वो डिजिटलाइज हो गया, कंप्यूटराइज हो गया, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो मुझे इस तरह से वो ज़हनी तौर पे टॉर्चर करेगा वहाँ थाने में कि मैं जाऊँगा, यार मेरा ID कार्ड गुम हो गया, तो भाई तुम कहाँ रहते, कहाँ भाई? वहाँ रहते हो, यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ क्या कर रहे थे? भाई शॉपिंग के लिए आया था तारिक रोड पे। अच्छा, और क्या क्या था उसमें? हाँ। वाकई यहीं गिरा है, झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे भाई खुदा के वास्ते यहीं गिरा है। हाँ, सही। वो आपको इतना वो कर देगा, आप बोलेगे यार भाई मुझे देर हो रही है, यार मुझे शनाख्ती कार्ड भी गिर गया, टाइम भी सारा ज़ाया हो गया, जेब भी कट गई, पैसे भी चले गए, मुझे वापस भी जाना है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? सही। तो फिर वो कहेगा चलो यार ठीक है, मैनेज कर लेते हैं। तो हाल ये है, आप इसको देखना पड़ेगा कि भाई पुलिस का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया भाई कराची में।
अच्छा। पुलिस का जो क्रिमिनल्स के खिलाफ जो हाँ, इंटरेस्ट था ना, जो हम interest देखते हुए आ रहे थे जी, पहले, जी, जी। वो खत्म हो गया। सादे लिबास में एसएचओ घूम रहा होता था, सही। उसने अपनी टीम होती थी उसके साथ, वो देखता था कि भाई फला पॉइंट पे फला रोड पे ज़्यादा वारदातें हो रही हैं, यकीन करें वो वहाँ गाड़ियाँ लगाकर सादे कपड़ों में मुख्तलिफ होलियाँ सही। बदल के खड़े होते थे। सही। आज वो चीज़ नहीं है, आज वो पुलिसिंग चीज़ नहीं आज है। वो। और महराज भाई की ये बात कि भाई पुलिस का तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि पुलिस का इंटरेस्ट खत्म हो गया, वहीं आवाम का भी इंटरेस्ट खत्म हो गया उम्मीदें लगाने का कि पुलिस कुछ कर लेगी। तो उन्होंने सोचा कि भाई अपनी मदद आपके तहत ही अब चोर पकड़ना शुरू करते हैं। 25,000 चोर हैं यहाँ पे, डाकू हैं, तो कैसे वो उनके ऊपर काबू पाया जाएगा, कैसे कंट्रोल हो जाएगा। और ऊपर से वो जो जेल वाला वाकया हुआ था, वहाँ से भी कुछ लोग जो है वो फरार हो चुके हैं, तो मिल मिला के पता नहीं कितनी तादाद हो गई होगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द कराची हाइट्स। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। तो कराची वालों का कोई पुरसाने हाल है या नहीं है, बस यही है कि मीडिया रिपोर्ट करता है, उसके ऊपर एक्शन हो जाता है, बाकी ओवरऑल लोग रिपोर्ट ही नहीं करते। इतना खौफ है, इतना डर है पुलिस का। अशरफ भाई, ये जो टॉपिक है, इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी कि अगर यही सब कुछ अवाम ने ही करना है, अवाम अपने मदद के तहत जो है गलियों में गार्ड भी रख ले, अवाम खुद CCTV कैमरा भी लगा ले, अवाम खुद ही देख ले कि भाई कहीं से कोई चोर वोर तो नहीं आ रहा, कहीं हम लुटने तो नहीं जा रहे, हम किसी अंधेरी वाली रोड पे नहीं जाए, यानी सारी एहतियाती तदाबीर अवाम ही इख्तियार करे, क्योंकि अवाम को पता है कि चोर आ सकता है, लेकिन पुलिस को नहीं पता कि इस जगह चोर आ सकता है। सब देखें, आईन पाकिस्तान है जिसके लिए असेंबलियाँ बनी हैं, उसमें रोटी, कपड़ा, मकान, सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, ये किसका काम है? गवर्नमेंट का। सही। लेकिन अगर हम हकीकत में आके देखें तो अमन और अमान से लेके सब हमें खुद करना है। अभी मैं गुलशन में रहता हूँ, और गुलशन में पहले एक टाइम था, तो पुराना बता रहा हूँ मैं, आज से 20 साल पहले, तो गलियों में वो लगे थे बैरियर, याद है? बैरियर लग गए थे, जो गली में जाना जब बंद हो जाता था तो आप अंदर जाते हैं तो बताते थे कौन से घर में जा रहे हैं। अच्छा। तब वो बैरियर खुलता था तो गाड़ी जाती थी। अच्छा। ये गलियों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। फिर बीच में सुप्रीम कोर्ट आई, उन्होंने पूरे कराची में हर जगह से बैरियर खत्म करा दिए। सही। अब इसके बाद फिर से अब कराची में बैरियर लग गए, पूरे 13D में जाएं आप, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक में जाएं, क्योंकि मसला ये, वो बाइक पे वो आ जाते हैं, आप घर से निकल रहे हैं, तैयार होकर शादी में जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, आते हैं, वो गन दिखाते हैं लेडीज को और बदतमीजी भी करते हैं। अब मसला ये है कि मैंने एक बताऊं कि मैं मैच खेलने जाता हूँ हर महीने, मतलब वो जौहर में ना, दोस्त है मेरा बच्चा, हम लोग नाइट मैच खेलते हैं, तो वहाँ मैं गया, तो आप यकीन करें, हम खेल रहे हैं तो बैरियर लगा हुआ था, हम आराम से खेल रहे हैं, अगवानी उन्हें मोटरसाइकिल के पीछे ठेले वाला लगा के वो आ गया, मुझे इधर से जाना है। मैंने कहा भाई उसको गार्ड को नहीं आने देना, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बैरियर के पास विकेट लगा के खेल रहे थे, मैंने उसको नहीं आने देना। तो मैं समझ गया कि वो, क्योंकि 3-4 पीछे बैठे हुए थे और वो बाइक चला रहा था, अब वो इधर से, मैंने कहा इधर भी बंद है उधर भी बंद है, पीछे से जाओ मेन रोड से। कह रहे नहीं हम गली से ही जाएंगे। मुझे उनकी शक्लें देख के लग रहा था, क्योंकि हम लोग खड़े हुए, यकीनी तौर पे मोबाइल या पर्स वर्स होंगे, मैंने आ जाएंगे, कुछ भी होगा इनके पास, हमें लूट लाट के आराम से चले जाएंगे। सही। मतलब ये बताएं कि इतना खौफ। अच्छा, अभी इन्होंने एक नई हिकमत अमली बनाई है कि जी स्नैप चेकिंग का दायरा कार बढ़ाएंगे और जो है वो पुलिस के नाके लगाएंगे, तो वो ज़रा उस हिकमत अमली पर भी थोड़ी सी बात करें। ये जैसे मैं भी हाथ जोड़ा, नाकाबंदी और ये सारी, आज तक क्या मतलब, वो गन लगा के स्ट्रीट क्रिमिनल जाएगा, वो नाकाबंदी के बाद जाके बताएगा मैं जा रहा हूँ वारदात करने, ये देखो पिस्टल है। आज तक नाकाबंदी में अगर मुझे बताएं, ये मिराज साहब बैठे हुए मोस्ट सीनियर बंदे हैं, मुझसे भी ज्यादा सीनियर के जो क्राइम में जिनका, मुझे बताएं कि एक रिपोर्ट बनी हो कि इन्होंने नाकाबंदी लगाई और 1000 क्रिमिनल पकड़ ली हो। सही। मुश्किल से होगा 1, 2, 3। वैसे ये नाके लगाने का क्या फायदा होता है? मैं आपको इसकी वजह बताऊं। बात अशरफ भाई की सही है, ऐसा नहीं है कि नाका लगा लिया तो मुलजमान गिरफ्तार हो जाएंगे, नहीं। सही। लेकिन जब नफरी कम होती है और शहर में चीज़ों को कंट्रोल करना होता है ना, उसके लिए फिर मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपनाए जाते हैं। सही। अच्छा, एक बात तो तय है कि क्रिमिनल जितना भी मतलब बड़ा क्रिमिनल हो तो डरपोक ही है, वो पुलिस से भागता ही है वो, मतलब किसी भी चीज़ से, भीड़ भाड़ से बचना चाहता है वो। तो उसमें ये होता है कि ये तज्जिया, अब जो आजकल थोड़ा सा तब्दीली जो आई है, तज्जिया वगैरह करने लगे, ठीक है, उसमें ये होता है कि उन्होंने देखा कि जी अगर ये बलूच कॉलोनी वाला पुल है, यहाँ पर वारदातें सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक बढ़ी हुई हैं, रिपोर्ट ज़्यादा हो रही है, और शाम में 5 बजे से लेके 9 बजे तक बढ़ी हैं। सही। अब उन्होंने फिर उसमें ये किया कि इसके या तो आगे या पीछे एक स्नैप चेकिंग के लिए नाकाबंदी लगा दी। अच्छा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्रिमिनल आता है, कहता है यार ये अब मैं यहाँ से अगर ऐसे निकलूंगा और पकड़ा गया तो वो भी अपनी रैकी करता है पूरी। तो फिर वो उस साइड को छोड़ देता है। अच्छा, ठीक है ना? सही। अच्छा, वहाँ कौन ख्वार हो रहा होता? मैं और आप। सही। कागज जिस साइड पे लगा दो, कागज चेक करो, वो रहता है। लेकिन
ये सब दिखाना किसको होता है, उन्होंने बेसिकली जो दिखाना होता है वो खौफ फैलाना होता है उस क्रिमिनल के लिए जो वहाँ पर लूटमार कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ना आइए। तो वो देखता है कि यार इस सड़क के ऊपर मैं ऐसे निकलूंगा, वो पूरी अपनी प्लानिंग देख रहा होता है कि मैं यहाँ से लूटमार करता हूँ तो मेरे पास निकलने के कितने रास्ते हैं, और रास्ता अगर रास्ते में नाका पड़ता है तो मैं फंस जाऊंगा। तो फिर वो के लिए उस साइड को छोड़ देता है, और हमने ये देखा भी है, फिर उस साइड पर क्राइम का रेशो कम होता है, ठीक है। लेकिन मजेदार बात यह है कि दूसरी साइड पे बढ़ जाता है क्योंकि जितनी रैगी पुलिस कर रही है ना, उससे डबल रैगी जो है वो क्रिमिनल्स कर रहे हैं। यही बात है, उससे डबल रैगी जो है वो क्रिमिनल्स कर रहे हैं। और ये जो चोर पुलिस का ये जो एक मसला है ना, ये अब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि पुलिस को अब वाजे जो है वो लाइन खींचनी चाहिए कि भाई अब अगर चोर कोई भी हो, डाकू कोई भी हो, उसको किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी, पूरे तरीके से उसको पकड़ा जाएगा, आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया महराज भाई। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर मज़ीद डिस्कशन करेंगे, और ऐसी डिस्कशन करेंगे जो है आपके घर का टॉपिक, जो है मेरे घर का टॉपिक। जी हाँ, एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। तो अब बात करते हैं हम उस इशू की जो कि अब बहुत ज़्यादा लोगों में कॉमन होता जा रहा है, एंड इट्स अबाउट हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि सडन आपको पता चलता है कि कोई बंदा बहुत फिट फाइन था, बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त था, और अचानक वो गिर गया। ऑफिस हो, घर हो, कहीं भी, कोई भी जगह हो, बाज़ार हो, मार्केट हो, तो अक्सर इस तरह की खबर सुनने को मिलती है। क्योंकि जो एज्ड लोग होते हैं, चलिए उनके बारे में तो ये कहा जा सकता है जी कोलेस्ट्रॉल का इशू था, दीगर उनको बीमारियां थीं, या डायबिटीज़ का इशू था तो उनको दिल का दौरा पड़ गया। लेकिन आजकल यंगस्टर में जो है ये दिल का दौरा पड़ जाना इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि अब लोग सुनने के आदी हो गए हैं, लेकिन इसके इलाज की तरफ नहीं जाते। इसका क्योर क्या है, क्यों यंगस्टर्स के अंदर जो है वो हार्ट अटैक इतना ज़्यादा उसका रेशो बढ़ गया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो मौजूद है हमारे पैनलिस्ट में डॉक्टर निदा शकील, जो कि कंसल्टेंट हैं, फिजिशियन भी हैं, और इसके अलावा हमारे साथ जो हैं वो डॉक्टर इनाम दानिश हैं मौजूद हैं, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। बहुत दिनों बाद जो है वो आप लोग आए, और दोनों ही तकरीबन जो है काफ़ी टाइम बाद आज हमारे शो पर आए। सर, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये हार्ट अटैक जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, यंगस्टर्स में भी हो रहा है, मतलब अब इसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि किस उम्र में हार्ट अटैक आता है। अब तो बस ये है कि आपको खबर आती है कि फलां बंदे को हार्ट अटैक आ गया। ये क्यों इतना कॉमन होता जा रहा है? इसकी बेसिक रीज़न तो ये है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ है जी, जिसकी वजह से ओवरवेट लोग हो गए हैं, ओबेसिटी हो गई है, और हम डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। हम तकरीबन वर्ल्ड में 2nd नंबर पे हैं डायबिटीज़ में। तो पाकिस्तान में शुगर या डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो रही है। सही। उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। सही। तो आप ये समझें कि कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ मेन रीज़न है। अमूमन क्या होता है कि जितने भी ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल हो या डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर, इनसे पेन नहीं होता, कोई सिम्टम नहीं होती। राइट। आप चेक करेंगे तो मालूम होगा कि शुगर ज़्यादा है, आप चेक करेंगे ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो ये पेशेंट नॉन कंप्लाइंट भी होते हैं, ये मेडिसिन नहीं ले रहे होते हैं, क्योंकि दाढ़ में तकलीफ हो जाए आदमी फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाता है। इसी तरह कोई पेट में दर्द हो तो डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन ब्लड प्रेशर से चूँकि पेन नहीं होता तो वो सोचते हैं कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी सर में दर्द होगा तो टैबलेट ले लेंगे। तो नॉन कंप्लायंस यानी कि पेशेंट रेगुलर मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। एक तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, और दूसरे मेडिसिन रेगुलर नहीं लेते हैं क्योंकि उनको तकलीफ नहीं होती। सही। ना डायबिटीज़ से ना ब्लड प्रेशर से। क्या हार्ट अटैक से बचाव मुमकिन है? हार्ट अटैक से बिल्कुल बचाव मुमकिन है अगर किसी को मालूम है कि रिस्क फैक्टर। 20 साल की एज में सबको कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर तो स्कूल में चेक करना चाहिए, क्योंकि यंग एज में भी ब्लड प्रेशर होता है, स्कूल एज में भी हो जाता है। सही। तो स्कूल में सब बच्चों का ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। उसके बाद अगर किसी को रिस्क फैक्टर है, किसी की फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको लाजमी अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए, यंग एज में चेक कराना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई डायबिटिक है, इवन स्मोकिंग को तो लोग रिस्क फैक्टर समझते ही नहीं है। सही। तो ये बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो अगर वो प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं तो चांसेस कम है अटैक होने के। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, निदा शकील, डॉक्टर निदा शकील भी हमारे साथ मौजूद हैं। निदा, क्या वजूहत देखती हैं आपके हार्ट रेट जो है, ये जो हार्ट अटैक का जो ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है लोगों में, और दूसरी वजह ये है कि क्या वाकई ये सही बात है कि सिर्फ लाइफ स्टाइल की ही वजह है? स्ट्रेस का इससे कोई ताल्लुक है कि भाई लोग आजकल यंगस्टर्स भी इतने स्ट्रेस में हैं, पढ़ाई का हो, जॉब का हो, फैमिली का हो, 10,000 और इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी होता है? नंबर 1 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है हार्ट अटैक पाकिस्तान में, या कार्डियोवास्कुलर हार्ट की बीमारियाँ, और यंगिश पॉपुलेशन में कॉमन है। औरतों में नहीं होता था, अब औरतों में कॉमन हो गया। ठीक है, कहते थे और औरतें जो है मीनोपॉज से पहले प्रोटेक्टिव हैं, बट उससे
उनको भी हो रहा है प्री मेनोपॉजल ख़वातीन को। सबसे पहले डॉक्टर साहब की बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ क्योंकि मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हूँ, तो जो डायबिटीज़ जो है वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट डिजीज़ है। सही। उसके अलावा स्ट्रेस, यस, स्ट्रेस कैन कॉज डायबिटीज़, स्ट्रेस कैन एग्रीवेट हाइपरटेंशन, स्ट्रेस कैन डू एनीथिंग। सही। तो मतलब आपकी अनकंट्रोल्ड शुगर्स, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर्स का, एक स्लीप सही ना लेना, ठीक है, एक्सरसाइज का ना करना, ये सब स्ट्रेस के ज़ुमरे में आता है। हाँ। तो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत काउंट करती है। फिर सही। हम यंग पॉपुलेशन में देखते हैं आजकल इलिसिट ड्रग्स का यूज़ करना। हाँ। मतलब जो लोग आजकल कोकेन, आइस वाला, ये जो यंगस्टर्स आजकल जिन चक्रों में लगे हुए, वेपिंग कितनी कॉमन हो गई है, अब इसको एक फैशन सिंबल बना लिया गया है। तो क्या वो टोबैको या जो सिगरेट स्मोकिंग है, से कि जो नशे के आदी अफराद हैं उसमें एग्जैक्टली लोगों में यंग जो है पॉपुलेशन में जो है हार्ट ना, अटैक का ये हार्ट अटैक रेशो का बढ़ गया रेशो बहुत कॉमन है, जो नशा किसी किस्म का करते हैं। और ये अब हमारे स्कूल्स में आम हो गया है, कॉलेजेस में आम हो गया है, इस पर कोई रोकथाम नहीं है, ठीक है ना। तो और जैसे वेपिंग, मैंने कहा एक चीज़ होती थी कि हम पहले बड़ों से एक वो होता था कि उन सिगरेट छुप के लोग पीते थे जी। तो कम पीते थे। हाँ। अब लोग सामने वेपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब वो ज़्यादा है। और मुख्तलिफ तरीकों से भी लोग जो है ये नशा कर रहे होते हैं, शीशा पी रहे होते हैं। सही, बिल्कुल। पैसिव स्मोकिंग भी है, एक्टिव स्मोकिंग भी है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल में आती हैं। लाइफस्टाइल में आती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो पॉइंट आउट किया है निदा ने कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लाइफस्टाइल में आती हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मैं आपकी तरफ ही आ रही थी कि अच्छा पॉइंट है। जी जी, देखें, स्ट्रेस की वजह से हमारे कुछ रिलीज होते हैं, जी, कॉर्टिसोल वगैरह, एड्रेनलिन है, एक हार्मोन है। जी बिल्कुल। ये वो हार्मोन है जो कि हमारी आर्टरीज हैं, जो शरियानें हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। सही, हाँ। उससे अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप देखें, किसी भी खुशी में, अचानक खुशी में, अचानक गम में, वो चांसेस होते हैं अटैक होने के। इसी तरीके से कोई भी ऐसा शख्स जो अचानक कोई एक्सर्शन का काम करता है कि पहले से वॉक करने की भी आदत नहीं, आज एक अचानक भागना शुरू कर दिया, हाँ। गाड़ी को धक्का लगाया, कोई चीज़ वेट उठा ली, जनरेटर पुश कर लिया, तो उनसे भी अचानक आर्टरी रप्चर हो जाती है और अटैक होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए वही बात है ना कि जो हैबिचुअल, आप जिस काम के हैबिचुअल नहीं हैं, जो आपकी रोज़मर्रा के रूटीन में शामिल नहीं हैं, वो ना करें। अब जैसे लोग दुबला होने के लिए या हेल्दी रहने के लिए वॉक स्टार्ट करते हैं, और सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि वो इतनी वॉक कर लेते कि उनका हार्ट रेट कंट्रोल में ही नहीं आता। उन्होंने पहले दिन ही इतनी वॉक कर ली थी। हर चीज़ आप ग्रेजुअली और स्लोली चलते हैं तो ही फिर आपको फ़ायदा होता है। अभी जैसे निदा ने कहा कि शीशा पीने वाले, आइस करने वाले, ये जितने भी नशा करने वाले हैं, तो बाकी इन लोगों के अंदर जो है वो हार्ट अटैक का रेशो बढ़ जाता है, और इन लोगों को भी हार्ट अटैक आता है इस वजह से क्योंकि वो बिल्कुल एक अपना जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल उससे आउट हो जाते हैं। देखिए, 40 साल से कम उम्र की दो बेसिक रीज़न है, स्मोकिंग और कोलेस्ट्रॉल। अच्छा। तो स्मोकिंग चूँकि बहुत कॉमन हो रही है आजकल जी। और फिर वही होता है कि कंट्रोल नहीं है। आप जो है कभी स्कूल के बच्चों को तो रेड करते हैं ये एंटी नारकोटिक्स वाले, जी जी। लेकिन कभी स्मगलर्स को जहाँ से मिलती है उनको नहीं पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास वेपन है, हम उनके पास जाएंगे, वो हमें मार देंगे। यानी कि हमारी पुलिस स्मगलर से डरती है, जो नारकोटिक्स को डील कर रहे हैं उनसे डरती है। सही। इसकी वजह से माशरे में बहुत कॉमन हो गया है, स्कूल्स के अंदर बहुत कॉमन हो गया है नशा जो है। सही, स्कूल के अंदर नशा बहुत कॉमन हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर किसी को हार्ट अटैक, मतलब किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उसको उस टाइम पर एट टाइम्स क्या करना होता है? कितनी देर तक पेशेंट के पास टाइम होता है कि वो जल्दी से अपने हार्ट अटैक को ओवरकम करके हॉस्पिटल तक पहुंच जाए? क्या इब्तदाई तौर पर जो है वो फर्स्ट एड करनी चाहिए? अगर कोई घर में मौजूद है, बाहर मौजूद है, तो लोग किस तरह से ट्रीट करें हार्ट अटैक के पेशेंट को? क्योंकि उस टाइम पर सडन तो आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि कोई बेहोश हुआ है, उसको हार्ट अटैक आया है, उसको हुआ क्या है एक्चुअल में? देखिए, सबसे पहले तो ये रिकग्नाइज करना है कि ये है क्या, सही अटैक है या नहीं है। क्योंकि अटैक हर एक को चेस्ट पेन नहीं होता है, और ज़रूरी नहीं है कि बहुत सीवियर चेस्ट पेन हो, सिर्फ माइल्ड सा चेस्ट हैवीनेस होती है कि हल्का सा, कभी इनडाइजेशन फील होती है कि खाना हजम नहीं हुआ, कभी शोल्डर पेन, इवन कभी सर में दर्द, तो बैक में पेन, तो एटिपिकल प्रेजेंटेशन भी होती है। तो ये रियलाइज़ करना कि ये वाकई हार्ट अटैक है। सबसे पहले लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, वो सोचते हैं हमें गैस हो गई है, गैस की मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो जिनको रिस्क फैक्टर है उनको ये सोच लेना चाहिए कि उनको अटैक हो सकता है। कोई भी ऐसी सिचुएशन, अनयूजुअल सिचुएशन, वो सिम्टम जो पहले कभी नहीं थी, फर्स्ट टाइम हो रही है, तो उसको समझे कि ये अटैक है। घर पे आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, कोशिश ये करें कि बैठ जाएं, रिलैक्स हों
और जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुँचें, क्योंकि पहला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले 1 घंटे में अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो हार्ट नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल, यानी कि हार्ट अटैक का कोई नुकसान नहीं होता अगर 1 घंटे के अंदर आपने ट्रीटमेंट दे दिया। और वो पहले ही 1 घंटा होता है जिसमें डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अर्लीस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल पहुँचें। सही। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है, अब जैसे आपने कहा कि जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुँचें, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि वो थोड़ा सा घर में ही पेशेंट को मिसट्रीट कर देते हैं और जब हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो वर्कआउट नहीं कर पाते और पेशेंट जो है समटाइम्स यही खबर होती है कि जी पेशेंट जो है वो एक्सपायर हो गया। क्या, अब ये तो आपने बता दिया, इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा बताएं कि वो किस तरह से प्रोसेस होता है, कि कहते हैं कि जी सीवियर हार्ट अटैक क्या है, और जो एक फर्स्ट अटैक होता है ना कि किसी को जब पहली दफ़ा हम कहते हैं जी पहली दफ़ा हार्ट अटैक आया, तो लोगों का आम तासुर यही होता है कि जब पहली दफ़ा हार्ट अटैक आया तो चले जी वो इलाज हो गया होगा और वो चले गए होंगे। ये ज़रा आज डिफ़ाइन करें क्या डिफरेंस क्या है पहली दफ़ा हार्ट अटैक में, दूसरी दफ़ा हार्ट अटैक में, सीवियर हार्ट अटैक में, ये क्या कंडीशंस होती हैं? असल में हार्ट अटैक को हम 2 तरह डिवाइड कर लेते हैं। सही। एक कहते हैं मेजर हार्ट अटैक और एक होता है माइनर हार्ट अटैक। ये ईसीजी की टर्मिनोलॉजी है। ठीक। माइनर का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम माइनर है, ये ईसीजी की टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर ये डिसाइड होता है कि मेजर हार्ट अटैक है तो आपको अर्जेंटली एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करके उस क्लॉट को निकालना है। सही। तो जिसमें अर्जेंट एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है उसे मेजर हार्ट अटैक कहते हैं। जिसमें आप 24-48 घंटे वेट कर सकते हैं उसको हम माइनर अटैक कहते हैं। दूसरी ये कह सकते हैं कि अगर आर्टरी जो खून की नाली 100% बंद हो जाए जी, तो आप उसे मेजर अटैक कहते हैं। अगर 100% से कम है, थोड़ा बहुत रास्ता खुला है, तो उसको आप माइनर अटैक कहते हैं। होता क्या है कि पेशेंट जब हमारे पास आते हैं हम उनसे कहते हैं कि आपको माइनर अटैक हुआ, वो समझते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, इसका मतलब है कि माइनर डिजीज है। सही, बिल्कुल। ऐसा नहीं है, जब उनकी एंजियोग्राफी करते हैं हो सकता है कि बाईपास की जरूरत हो, बाईपास। तो माइनर अटैक को माइनर ना लें। माइनर अटैक का मतलब सिर्फ टाइमिंग है कि मेजर अटैक जो 1 घंटे के अंदर आपको ट्रीट करना है, एंजियोप्लास्टी करनी है। माइनर अटैक वो जिसमें आप 24-48 घंटे वेट कर सकते हैं। डॉक्टर निदा हमारे साथ हैं। डॉक्टर निदा, ज़रा मुझे जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो डिस्क्राइब किया है, आप भी हमें बताएं। वो एक आम तासुर है जो आम तौर पर कहा जाता है कि ठीक है पहला अटैक था, दूसरा अटैक था, तीसरा अटैक था, यही होता है कि जी पहला अटैक था तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है वो तो ठीक होके आ जाएंगे, भी एहतियात करें। तो लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना हार्ट अटैक के हवाले से वो ये है कि जी पहला हुआ है तो कुछ नहीं, चलो वो ठीक हो जाएंगे, दूसरा, और जब कोई सुनता है किसी के बारे में उनको तीसरी दफ़ा दिल का दौरा पड़ा है तो फिर लोग कहते हैं नहीं, अब खुद ही वो कहते हैं नहीं अब तो बड़ा मुश्किल है, हालांकि उनको उनकी कोई मेडिकल कंडीशन पता नहीं होती। ये क्या लोगों ने अपने दिमाग में मिथ बनाई हुई है कि पहला अटैक, दूसरा अटैक, तीसरा अटैक, ज़रा ये थोड़ा सा बताएं इस बारे में। बंदा अगर उस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में पहले अटैक से भी आ सकता है। हाँ। डॉक्टर साहब ने 100% ब्लॉकेज हो सकती है जी। कोई तीसरे अटैक पे आता है, कोई दूसरे अटैक पे आता है। डोंट वेट फॉर अनदर। मतलब आप क्यों वेट कर रहे हैं? क्यों वेट कर रहे हैं? राइट। अगर आप बच भी जाते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ हिस्सा अगर आप लेट करते हैं तो हार्ट का डैमेज हो जाता है। सही। ठीक है, फिर दोबारा होगा, फिर डैमेज हो जाएगा, फिर दोबारा होगा, फिर डैमेज हो जाएगा, हार्ट फेलियर में चला जाता है, हार्ट वीक हो जाता है। वीक हो जाता है, हाँ। वो कितना बर्दाश्त करेगा ना, एक आज़ा है वो बार बार उसको डैमेज होगी तो वो वीक हो जाएगा। फिर वो कहते हैं लोग कि भाई उसकी एंजियोग्राफी कामयाब नहीं हुई, उसका बाईपास कामयाब नहीं हुआ, उसका ये नहीं, इस बिकॉज कि उन्होंने इतना वक्त जो है ना लगा दिया इन सब चीज़ों को सोचने में, और कि नहीं अभी तो बस माइनर है, जैसे अभी तो ये है, अभी तो वो है, सही। अभी तो उम्र ही क्या है, कोई फील नहीं हो रहा, ठीक है, ब्लड प्रेशर बस मेरा। अच्छा एक चीज़ और है, लोग जब क्लिनिक पे आते हैं डॉक्टर से छुपाते हैं। अब मैं पूछ रही हूँ कि आपकी शुगर्स कैसी, क्योंकि एक होता है कि वो लेकर आते हैं और एक कि आप घर में मॉनिटर करते हैं शुगर और ब्लड प्रेशर, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी दवाओं पे आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर कैसी चल रही है। छुपाते हैं, सही चल रही, नॉर्मल चल रही। अब नॉर्मल हर एक का अलग अलग है, किसी का नॉर्मल 160-100 नॉर्मल है, मुझे नॉर्मल है, हाँ। नॉर्मल वो बात यही है ना कि अगर आपको ठीक लग रहा है तो आपको लगता है आपकी शुगर नॉर्मल है, हाँ। जब उनको उगलवाओ ना, हाँ। तो, या बच्चे से पूछो तो वो नॉर्मल क्या है आपकी, 250 है, ओह गॉड, उनको कुछ फील नहीं हो रहा। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं ये साइलेंट किलर्स हैं, साइलेंट किलर्स, और हार्ट अटैक्स साइलेंट होते हैं डायबिटीज़ में। सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो हार्ट अटैक्स होते हैं ना ये साइलेंट किलर होते हैं, स्पेशली इन डायबिटीज़। और सारी बात ये होती है कि आप अपनी हेल्थ को खुद कैसे कैरी करते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो सुबह शाम आप अपनी जो डायबिटीज़ है वो चेक करते हैं या नहीं करते, जो मेडिसिन आप खाते हैं उसका कितना असर होता है, और अगर आपको जो शुगर नॉर्मल लग रही है वो डेफिनेटली मेडिकली तो नॉर्मल नहीं है ना, उसके हवाले से तो आपको दवाई दी जाएगी। तो इन तमाम तर बातों का ख्याल रखें, इस पर होगी मज़ीद बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। तो हार्ट अटैक से रिलेटेड हमने ये सारी बातें तो की कि किस तरीके से हार्ट अटैक जो है वो सीवियर होता है और किस तरीके से हम हॉस्पिटल जा सकते हैं, किस तरह जो है वो फर्स्ट एड दी जा सकती है। बट इन सारी सूरत हाल से पहले अगर ये टेस्ट ही कोई करा लिया जाए या अगर ये स्क्रीनिंग करा लिया जाए, ये जान लिया जाए कि भाई किस तरह से किसको कितना रिस्क है हार्ट अटैक का, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, कोई टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग होती है, क्या कुछ होता है कि पता चल जाए कि किसको कितना रिस्क है हार्ट अटैक का? देखिए, अब तो ये बहुत इजी हो गया है। आप समझे कि ये रेवोल्यूशन है, एक इनकलाब है कि हर आदमी जान सकता है कि उसको हार्ट प्रॉब्लम का कितना रिस्क है और कितना उसको स्टार्ट हो गया कि नहीं, अटैक के चांसेस कितने हैं। ये कहलाता है कोरोनरी कैल्शियम स्कोरिंग। एक सीटी स्कैन होता है और इस पर तकरीबन 15-20 मिनट का टेस्ट है और 4 से 5 हज़ार रुपये इसके चार्जेस है, ज़्यादा भी नहीं है। तो कोई भी शख्स जिसको रिस्क फैक्टर है और वो जानना चाहता है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हुई या नहीं, तो वो कोरोनरी कैल्शियम स्कोरिंग करा लें। वो तमाम लोग जिनकी एज 40 और 70 के दरमियान है, 40 to 70 ईयर्स ओल्ड हैं, उन सबको ये कराना चाहिए जिनको रिस्क फैक्टर के जिन्हें जो स्मोकिंग करते हैं, जिन्हें डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर हाई है, कोलेस्ट्रॉल है या फैमिली हिस्ट्री है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री अगर है वो पहले भी करा सकते हैं, वरना अमूमन 40 साल के लोगों को रिकमेंड करते हैं कि वो कैल्शियम स्कोरिंग कराएं। लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री है तो वो जल्दी भी करा सकते हैं। उसमें एक इंडेक्स होता है कि आप 0 से 100 तक करेंगे तो माइल्ड चांसेस हैं, 100 से 400 तक करते हैं तो मॉडरेट चांसेस हैं, मोर देन 400 बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे वो तमाम लोग जिन्हें सिम्टम नहीं है, अभी दिल की तकलीफ नहीं है, मगर वो जानना चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर की वजह से या शुगर की वजह से हमें अटैक का कितना ख़तरा है, तो वो कोरोनरी कैल्शियम स्कोरिंग करा लें। सही। डॉक्टर साहब, आप ज़रा बताएं कि क्या सजेशन है आपका कि किस तरीके से हार्ट अटैक से महफूज रहा जा सकता है? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि सबसे पहले तो आप अपना लाइफस्टाइल बदलें। अब लाइफस्टाइल में आपकी स्लीप भी आ जाएगी, एक्सरसाइज, मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं, मतलब डायरेक्ट आप कोई जिम ज्वाइन ना कर लें, पहले आप डॉक्टर को दिखाएं। सही। आप इस काबिल हैं कि एरोबिक्स एक्सरसाइज करें, कि वेट से एक्सरसाइज करें, मतलब ये आप अपने आप को पहले दिखाएं। एग्जैक्टली, हाँ। भारी भारी वजन उठाने के काबिल हैं कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन सबसे अच्छा सेफर साइड होती है वॉक कर लें, वॉक करें एटलीस्ट 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक तो करें, डेली करें तो अच्छी बात है। अपने जो खाने का कोलेस्ट्रॉल वाला जो फैट वाला अमाउंट है, ठीक है, अच्छा तेल इस्तेमाल करें, खुला तेल, बाहर का तेल, फ्राइड फूड, जंक आइटम्स, चीनी वाले कोल्ड ड्रिंक, कैफीन वगैरह इस्तेमाल ना करें। सही। ठीक है ना, और जंक से परहेज करें और इसके अलावा स्ट्रेस लेवल को कम करें। सही। बेजा किसी की चीज़ में ना बोलें, ना किसी को बोलने दें, क्योंकि ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेस है। सही। हमारे मुल्क में दूसरे स्ट्रेस भी है, इकोनॉमिकल स्ट्रेस है, लोगों के बहुत बर्डन्स हैं, किसी के पास खाने को रोटी नहीं है, किसी के पास बहुत पैसे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा कहाँ खर्च करे, ये भी एक स्ट्रेस है। लोग एक दूसरे को के पीछे पड़े हुए, ये भी एक स्ट्रेस है। फिर जंग शुरू हो गई, ये एक स्ट्रेस था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क में, हम बहुत कॉन्फिडेंट अवाम नहीं है, तो हम अपने इर्द गिर्द का स्ट्रेस तो कम कर सकते हैं, एटलीस्ट खड्डे दूर नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हम अपने इर्द गिर्द मोहल्ला है हमारा, यानी हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें तो स्ट्रेस दूर करें। फिर अपनी शुगर ज़रूर चेक करें, अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें, कोलेस्ट्रॉल ज़रूर सालाना कम अज़ कम। जो लोग 40 से ऊपर हैं वो तो सालाना करें। जिनको बहुत यंग हार्ट अटैक्स की हिस्ट्री है, जो मोटे अफराद हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की पेशेंट हैं, जिनको जो हामला ख़वातीन हैं जिनको शुगर हुई हुई थी, ठीक है, तो उनको तो अपना बिल्कुल ठीक है, अपने लाइफस्टाइल का जो है वो खुद आपने ध्यान रखना है, खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है कि आपकी हेल्थ जो है वो किस तरफ जा रही है, और ज़रूर अपने रेगुलर चेकअप्स जो हैं वो करवाया करें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश, डॉक्टर निदा शकील हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि आप अपने घर से दीमक, चूहे, लाल बेग और छिपकली कैसे ख़त्म कर सकते हैं। वेलकम बैक। तो भाई अब जिक्र करते हैं कि आप लोगों के घरों में, स्पेशली मेरे घर में, इतनी दीमक और बार बार जो है वो आप उसको ठीक कराते रहते हैं, बार बार आप जो है उसके कुछ ना कुछ उसके लिए करते रहते हैं, लेकिन न लाल भेग भागते हैं, न छिपकलियों का कुछ होता है, और ना चूहे जो हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा होता है, बल्कि बस आप मज़ीद जो है वो टेंशन में आना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी इन सारी परेशानियों के हल के लिए आज हमने जो है वो बुलाया है, हमारे साथ जो है वो मुख्तारुद्दीन अहमद साहब हैं, जो कि पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट हैं, और उनके साथ हैं हुमैरा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप हुमैरा? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हुमैरा, ये बताएं कि घर से दीमक का खात्मा कैसे किया जाए?
दीमक का देखो, अगर प्रोसीजर तो वैसे तो खैर मैं कहूँगी कि जो बैठे हैं इनसे ज़्यादा रब्ता करें कि ये एक ऐसा मसला होता है कि इससे कोई टोटका वगैरह बड़ा मुश्किल से जाता है ये, इसके लिए आपको फ्यूमिगेशन लाजमी करानी पड़ती है। सही। अच्छा, उसका एक तरीका होता है जैसे कि बहुत लंबा होता है कि लकड़ी के अंदर ही ज़ाहिर है ये ज़्यादातर दीमक जो चढ़ती है, तो उसमें आप सबसे बेहतर होता है मिट्टी का तेल जो होता है ना, वो आप लकड़ी के अंदर वो जितना डालेंगे तो उससे ख़त्म हो जाती है दीमक, सुना है। और वो एक मिथ है जो अभी हम ऑफ एयर भी जिक्र कर रहे थे कि ऊँट की जो हड्डी होती है वो अगर आप नीचे जो है दबा दे मिट्टी में ले जाके, वो कितना काम करती है। अभी ये इसका मतलब ये सिर्फ सुना ही है, इसका कोई एक्सपीरियंस हमने नहीं देखा अभी तक कि इससे किसी को फ़ायदा हुआ हो। तो मिट्टी का तेल बेस्ट रहता है, लेकिन उसके लिए कोशिश ये होती है कि पूरा जहाँ जहाँ है वहाँ इसको डाल दिया जाए। लेकिन दीमक आती जड़ से है ना, नीचे से, तो वो जाहिर है वो आप पूरा नीचे जाके आप जड़ों में जाके मिट्टी का तेल कितना डालेंगे, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ जहाँ मिट्टी का तेल आप डाल सकते हैं वो डालिए, लेकिन आपको जड़ों में डालना पड़ेगा, यानी आप बुनियादों की तरफ जाएंगे जब जाके आपको फायदा होगा, जब जाके जो है वो फायदा होगा। सर आप हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएं कि दीमक का खात्मा कैसे मुमकिन है, क्योंकि इस हवाले से आप ख़ुद एक्सपर्ट हैं पेस्ट कंट्रोल के। बहुत सारे जो घर होते हैं या बहुत सारे जो लोग होते हैं वो फ्यूमिगेशन कराते भी हैं, बुलाते भी हैं, लेकिन फिर भी बार बार यही चीज़ें होती हैं। तो वो यही कहते हैं कि भाई अगर बार बार ही हमने फ्यूमिगेशन करानी है या बार बार ही हमने इसके लिए सारी चीज़ें करनी है, तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? तो आज आप हमें ज़रा परमानेंट सोल्यूशन बताएं कि दीमक के खात्मे का परमानेंट सोल्यूशन क्या है। देखें, टोटका तो उन्होंने बता दिया केरोसिन ऑयल के साथ, मतलब वो जहाँ जहाँ भी टर्माइट लगी है आप हमें केरोसिन डालें, लेकिन वो वक्ती तौर पर होता है ना। सही। इसका जो असल में दीमक सिर्फ वुड को खाने के लिए आती है, गज़ा है वो उसकी ना, लेकिन रहती वो मिट्टी में, ज़मीन के अंदर रहती है। तो सबसे अच्छा इसका ये है कि ड्रिलिंग प्रोसीजर है जो कि हम घरों में करते हैं, चौखट के पास सुराख, उसके बाद वॉल टू वॉल। कुछ लोग ये कि सिर्फ आप कह रही हैं अगर बार बार प्रॉब्लम हो रही है तो वो कुछ लोग सिर्फ जो है ना वो चौखट के पास ही ड्रिल करके उसमें दवाई पोर कर देते हैं। बेहतर ये होता है कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, 3 to 4 फीट के डिस्टेंस से जो है ना वो वॉल टू वॉल इसकी ड्रिलिंग होती है। सही। जब तक सॉइल ना आ जाए, मिट्टी ना आ जाए। जब ये फर्स्ट स्टेप में ड्रिलिंग है, सेकंड स्टेप में फिर वो केमिकल पोर करते हैं। वो भी फिर आप देखें कि क्या कौन सा, ये नॉलेज होना आपको भी ज़रूरी कस्टमर को कि कौन सा केमिकल यूज़ हो रहा है। अच्छा, ठीक है ना, मार्केट में बहुत सारे केमिकल हैं, लेकिन आप इसकी स्टडी करें कि कौन सा केमिकल, जो भी कस्टमर है उसके बाद फिर उसको प्लग करते हैं। जो बाहर के जो लकड़ी डैमेज होती है उनमें फिर स्प्रे कर दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि बार बार अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, ये तकरीबन 10 साल आराम से चल जाती है। अच्छा। लेकिन एज ए पेस्ट कंट्रोलर हम लोग सिर्फ 5 ईयर्स की ही वारंटी देते हैं। किसी के घर में दीमक, किसी ने अभी कराया फ्यूमिगेशन, उसके बाद फिर दोबारा दीमक आ गई, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं आई कि वो लकड़ियों को डैमेज कर दे। तो लोग क्या करते हैं कि वो जो थोड़ी थोड़ी सी दीमक लगना शुरू होती है उसको खुद ही वो साफ़ करने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ से कि इसको खुरच लें, इसको साफ़ कर लें। क्या उसको साफ़ करना चाहिए? वो नुकसानदेह तो नहीं है लोगों के लिए कि वो उसको टच करते हैं, साफ़ करते हैं? और दूसरा ये, क्या बाकी वो साफ़ करने से वो जो उसका पैच होता है वो साफ़ हो जाता है, दोबारा वो नहीं आती, डैमेज तो नहीं करती, या उसके लिए दोबारा से जो है वो फिर किसी को बुलाएं और पूछे कि भाई ये थोड़ी सी जगह पर लगना शुरू हो गई है, ये क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने बताया ना कि किसी भी अच्छी कंपनी को आप बुलाती हैं तो वो 5 to 10 ईयर्स की आपको वारंटी देते हैं। अगर वारंटी पीरियड के दरमियान अगर ये टनल्स निकलना शुरू हो गई, मिट्टी की लकीर निकलना शुरू हो गई, तो आप उन्हीं को बुलाएं जिससे आपने सर्विस ली है। अच्छा। उसको, क्योंकि फिर हमें ये पता लगता है कि अगर आपने सर्विस ही नहीं ली हो और फिर भी आपकी मतलब फर्स्ट टाइम आप ये देख रहे हैं कि आपकी दीवार पे या दरवाजे पे जो है लकड़ी के दरवाजे के ऊपर दीमक आना शुरू हुई है, वो स्टार्ट हुई है, तो क्या आप खुद उसको वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको खुरच के, उसको निकाल के, उसको साफ करके? खुद कंट्रोल करने की फिर वही केरोसिन ऑयल आप इस्तेमाल करें। अच्छा। हाँ, वही तरीक़ेकार है। सही। और अगर आप पेस्ट कंट्रोल को, अगर आपका इरादा है ट्रीटमेंट कराने का, तो बेहतर ये है कि उसकी लकीरों को साफ ना करें, ताकि हमें रूट्स पता लगें कि ये टर्माइट के इन्फेस्टेशन कहाँ ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये एरिया से हमें पता लगता है बिल्कुल कि अगर आपने दीमक का जो है वो खात्मा करवाने के लिए किसी को बुलाना है फ्यूमिगेशन के लिए, तो फिर आप उसको खुद से साफ ना करें ताकि आपको उसकी वो रूट पता लगे कि वो कहाँ से जो है वो आ रही है। सही। सम टाइम इलेक्ट्रिक बोर्ड में भी आ जाती है ना उसकी छेड़। मैंने इतना कोई खौफनाक किस्म का इसका वो देखा है कि अभी तक तो सबको ये पता है कि दीमक सिर्फ वो लगती है लकड़ी की जगह या दीवार पे। सही। मैंने उसके कीड़े उड़ते हुए देखे।
हाँ बिल्कुल, दीमक मैंने के कीड़े। ऐसा देखा है कि क्योंकि भाई के घर में हो गई थी और हाँ। हमें नहीं पता था कि ये दीमक का कीड़ा है जो उड़ रहा है। और एक दफा ऐसा हुआ कि वो कहते हैं ना गुल की जगह जो परिंदे वाइट उड़ के आते वाइट हैं, कलर के आई गेस पूरा घर भर गया था। यानी इतना अच्छा। खौफनाक वो उस दिन वाकया हुआ था कि हमें खुद नहीं पता था कि ये कीड़ा है क्या। सही। वो दीमक थी और वो मगरिब के बाद निकली और पूरे घर में ऐसे फैल गया जैसे पता नहीं क्या हो गया, कौन से परिंदे आ गए, पूरा घर भर गया था। सही। तो उसके बाद फिर हमने किया क्या कि हमने सारी चौखटें जो दरवाज़ों की चौखटें थी वो सारी चेंज करवाई। पहले निकाला, फिर हाँ। उसके अंदर हमने फ्यूमिगेशन करवाई। फ्यूमिगेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर नहीं हुई। हाँ। लेकिन ये कि पूरी दरवाज़ों की चौखटों को हमने चेंज कराना पड़ा। फिर वो चेंज कराने के लेकिन मैंने बाद जो है- ज़िंदगी में कभी इस तरह की दीमक नहीं देखी थी। बिल्कुल उड़ते सही हुए। है। दीमक के कीड़े जो होते हैं, दीमक के कीड़े होते हैं या ये क्या क्या इनका कंट्रोल है? क्योंकि ये मेरे घर में भी एक दो दफा ऐसा हो चुका है। वो वाइट कलर के आई गेस होते हैं, Off white होते हैं वो, ऑफ वाइट जैसे से हाँ, होते हैं और वो बिल्कुल। जो है ना वो लाइट के ऊपर ज्यादा जाके जो बैठ रहे होते हैं, पूरे घर में ऐसे जैसे झमघट्टा सा हो जाता है। जी, वो हाँ, sorry। ये क्या होता है? इसके लिए क्या मैं करना बता चाहिए? देता हूँ कि ये रिप्रोटेक्टिव कहलाते हैं ना। अच्छा। इनके विंग्स होते हैं जी। और एक सीजन होता है मार्च से लेकर अगस्त तक के दरमियान का। अच्छा। ये जो रिप्रोटेक्टिव हैं, जो उड़ होते हैं ना परवाने की शक्ल में, जी, ये जी, ऑफ वाइट जी, कलर के हाँ, होते हैं। हाँ। ये सिर्फ आपको नजर आएंगे साल में मार्च से लेकर अगस्त के दरमियान, मतलब बारिशों के सीजन में नजर सही। आते हैं। सेम ट्रीटमेंट इनका भी यही है जो मैंने पहले आपको बताया ना, कि यही ट्रीटमेंट है इनकी। सही, सेम तरीके से जो जी, है जी, वो जी, फ्यूमिगेशन कराएं और उसी तरीके से आप अगर इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये दीमक का खात्मा हो जाएगा। चलिए जी, इस हवाले से मजीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि घर से दीमक का खात्मा कैसे किया जाए, लालबेग चूहों का खात्मा कैसे किया जाए। लालबेग और चूहे भगाने के लिए क्या करना चाहिए कि बस भाग जाएं घर से और दोबारा रुख ना करें वो इस तरह? इसका एक सिंपल एक रेमेडी है जो मैं हर एक को बताती हूँ और ये बहुत लोगों ने बताई भी है यूट्यूब पे भी, क्योंकि ये मेरी आजमूदा है इसलिए मैं बता रही हूँ इसको। कि आपने बोरिक पाउडर लेना है 2 चम्मच और 4 चम्मच आप इसमें खाने का जो आटा आप लोग यूज़ करते हैं वो लेना है। और इसको मिक्स करने के बाद आपने जो दूध, लिक्विड वाला दूध होता है, उसमें आपने इसका पेस्ट बना लेना है। रनी सा पेस्ट बना के आप जहाँ जहाँ कोने कुदरे, पहली बात तो ये कि जो अखबार होता है ना, ये ना बिछाएं किचन में, उससे अच्छा। ज़्यादा आते हैं। सही। तो कोशिश ये करें कि किचन को महीने में 2 महीने में आपने क्लीनिंग रखनी है बस। सही। और जहाँ जहाँ आप ये रनी पेस्ट डाल सकते हैं वहाँ डालें। और मैं हमेशा ये करती हूँ कि बोरिक पाउडर मेरे पास तो रहता ही है, तो मैं जहाँ जहाँ कोशिश करती हूँ जहाँ नालियाँ होती हैं ना वहाँ आसपास इसको स्प्रिंगल करके रखो। अच्छा, बोरिक पाउडर ही डाल दिया बोरिक खाली। पाउडर सही। खाली, क्योंकि ये बोरिक पाउडर जो होती है ना, ये इसकी स्मेल से जाते हैं, इसको खाते हैं, बाइट करते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। बाज़ औक़ात भाग भी जाते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हम क्लीनिंग रखेंगे ना तो फिर ये नहीं होते हैं। ये खा के भाग जाएंगे। आप देखिएगा कि अच्छा ये नहीं होगा कि आपने आज डाला तो ये कल ख़त्म हो जाएंगे। हफ्ता लगता है इसको ख़त्म होने के लिए। आप जब ये प्रोसेस करेंगे तो कोशिश करें कि आपने हर 2 महीने 3 महीने के बाद ये एक पेस्ट बना लेना है। और जगह जगह जहाँ किचन में आप देखें, क्योंकि ये आपके खाने में भी नुकसानदेह ऐसा नहीं है कि अगर चला जाए तो आप जहाँ जहाँ मसाले रखते हैं वहाँ भी थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। तो ये आपकी 6 महीने की तो छुट्टी है। ये मैं, क्योंकि मैं खुद करती रहती हूँ, जहाँ अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ ज़्यादा आते हैं। और ये जहाँ आपके वॉशिंग एरिया, जो डिश वॉश एरिया होता है ना, उसकी तरफ ज़्यादा आते हैं। तो कोशिश ये करें कि उसको क्लीन रखें। नाली में हर 2 महीने में, महीने में गर्म पानी और मीठा सोडा डाल के आपने नाली को साफ़ रखना है। जितना नाली आप साफ़ रखेंगे ना किचन की, उससे ये कॉकरोचेज़ नहीं आएंगे। कॉकरोचेज़ नहीं आएंगे। अच्छा, और चूहे? चूहों के लिए देखो, वैसे तो कहते हैं कि वो उसको पकड़ने के लिए होता है, चूहादानी जो आती है टमाटर वगैरह रख के, लेकिन कहते हैं कि खीरे के छिलके अगर आप रखें और उसके ऊपर कोई ऐसा जहरीला मवाद जो भी आपको केमिकल बाजार से मिलते हैं, वो ला के वो बाइट करके चूहा भाग जाता है। अच्छा। नहीं आएगा वो, क्योंकि चूहे को भगाना ही पड़ता है, मार तो नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, इसलिए तो वो बाहर जाके मर जाएगा। सही। वो दवाई खा के कुछ भी इस तरह की चीज़, फिनाइल की गोलियां होती हैं बेसिकली, अगर आप उसको भी पाउडर बना के डाल दें खीरे के छिलकों पे तो वो खा के भाग जाए। खीरे के छिलके पे वो अट्रैक्ट होता है बेसिकली, तो उस पे डाल के अगर आप रख दे तो वो खा के बाहर चला जाएगा और फिर मर जाएगा। तो क्या ऐसी कोई चीज़ डाल दी जाए? फिनाइल की गोलियां, फिनाइल की गोलियां पीस के आप उस पर डाल दीजिए। सही, वो खा के हाँ चला और जाएगा। छिपकली? छिपकली के लिए एक बहुत अजीब सा टोटका है कि आपने बटर पेपर लेना है। बटर पेपर पे आपने पेस्ट बनाना है किसका? नस्वार का। आपने
नस्वार का पेस्ट बना के जहाँ जहाँ दीवारें आपको लगता है कि वहाँ से छिपकलियाँ ज़्यादा आती हैं, वहाँ उसको स्टिक आउट कर दीजिए। उसको खा के छिपकली मर जाएगी, बाहर जाके कहीं भी, वहीं नहीं मरेगी, खा के वो भागती है। क्योंकि बेसिकली जितने भी ये कीड़े हशरात वगैरह होते हैं ना, ऐसी चीज़ें खा के वो खुली हवा की तरफ भागते हैं। अच्छा, तो वो भाग जाएगी, नहीं आएगी। या तो आप नस्वार ले लीजिए, वो नहीं मिलती तो आप टोबैको भी ले सकते हैं। टोबैको का पेस्ट भी बना के आप लगा सकते हैं। अंडों के छिलके लोग कहते हैं कि बाज़ औक़ात अंडों के छिलकों से कोई फायदा होता है मेरा? देखो, मैंने सिर्फ सुना ही है, एक्सपीरियंस नहीं किया है ये सब चीज़ों का अभी, क्योंकि अब छिपकली एक ऐसी चीज़ है कि वो मैंने तो पूरे घर को कवर किया हुआ है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में कभी छिपकली नहीं आई है, ये मैं कहूँगी वाहिद होंगी, लेकिन घर में मेरे छिपकली एक कभी भी नहीं आई है। क्या किया हुआ है आपने? ये बटर पेपर? नहीं, बारीक जाली होती है ना, उससे मैंने पूरे सारे बाहर का एरिया, जितना कह लो बालकनी का एरिया, उसको कवर्ड किया हुआ है। फिर उसके बाद मतलब पूरा घर कवर्ड है इन सब चीज़ों से, तो छिपकली का कहीं से रास्ता ही नहीं है कि वो इधर अंदर आ सके, इस तरफ अंदर आ तो सके। कभी भी नहीं छिपकली आई है। और कभी आ जाती है तो बस ये रहता है कि ये भाग जाए। तो ये वाला टोटका जो बटर पेपर पे मैं कह रही हूँ, टोबैको वाला या नस्वार वाला, ये आपके लिए कारआमद है। चलिए जी, सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताएं कि लाल बेग जो है उसके लिए क्या किया जा सकता है? आपके पास लाल बेग को ख़त्म करने क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, मैं तो घरेलू टोटके जो उन्होंने बताया वो तो नहीं, वो तो सब ऑब्वियसली आप तो अपना प्रोफेशनल बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये है कि हमारे पास वही जेल ट्रीटमेंट है जिसमें आपको किचन का सामान वगैरह कुछ भी बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और आप दौरान कुकिंग भी ये ट्रीटमेंट करवा सकती हैं, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ और न्यूज़ चैनल भी हैं जो 24 आवर्स के लिए होते हैं। हॉस्पिटल्स हमारे पास हैं जो 24 आवर्स के लिए हैं। रेस्टोरेंट हैं, सही। तो वो ज़ाहिर सी बात है बंद नहीं कर सकते, तो वहाँ हम जेल ट्रीटमेंट करते हैं। और ये जैसे मैंने पहले बताया, कुकिंग के दरमियान भी ये कर सकते हैं। कोई बहुत ही मतलब जैसे माचिस का मसाला होता है ना, वो ड्रॉप लगते हैं कोने कोनों पे, और फिर प्रोसीजर वही है कि तकरीबन 10 दिन लगते हैं उसको भी मरने में। अच्छा। बेसिकली जो मैडम ने भी बताया जेल ट्रीटमेंट मतलब पूरे किचन में अगर कोई करवाना चाह रहा है आपसे, तो वो पूरे किचन वो में आप पूरे किचन में जहाँ भी कॉर्नर्स होते हैं ना, उन जगहों पे लगा देते हैं जहाँ पर आपका हाथ वगैरह ना जाए। ठीक है। सही। और सेकेंडरी किलिंग एक्शन होते हैं बेसिकली ये ना, कि एक कॉकरोच जो खाता है वो फिर अपनी कॉलोनी में जब मरता है उसको फिर दूसरे कॉकरोच जाकर अटैक करके खाते हैं। हाँ। तो वो फिर दूसरे कॉकरोच भी मरते हैं। तो सेकेंडरी किलिंग एक्शन होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से 10 दिन हम टाइम लेते हैं। 10 दिन के अंदर ये कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा, ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि आप ये जेल पेस्टिंग करते हैं और जेल ट्रीटमेंट करते हैं, तो जेल ट्रीटमेंट जहाँ जहाँ जिस जगह पर होगा वहाँ ऑब्वियसली कॉकरोच नहीं आएंगे या वो मर जाएंगे जो भी है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं लोगों को कि वो पूरे किचन में अपने सराउंडिंग में जेल ट्रीटमेंट करवाएं? बहुत सारे लोगों ने बॉक्स वगैरह भी रखे होते हैं ना, रैक्स भी होते हैं, लकड़ी के जो रैक्स भी होते हैं जिसमें बर्तन वगैरह भी रखे हुए होते हैं, तो क्या उसमें भी जेल ट्रीटमेंट हो सकती है या पेस्टिंग हो सकती है? तमाम कैबिनेट्स में होंगे, जितने भी कैबिनेट। सबसे पहले तो सफाई का ख्याल रखें। सफाई का सबसे पहला बिल्कुल, ये तो बहुत सही सफाई का ख्याल रखें जी। अगर आप पेस्ट कंट्रोल तो फिमिगेशन भी करवा लेती हैं तो वो, और फ्लैट्स में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे बता रही है मैडम, बिल्कुल सही कि फ्लैट्स में क्योंकि अड़ोस पड़ोस से भी आ जाते हैं ये ना, तो सफाई का ख्याल रखें। और प्लस ये कि 3 महीने की वारंटी होती है, इस दौरान कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप दोबारा उस पेस्ट कंट्रोल को बुला के आप सर्विस ले सकती हैं, दोबारा से जो है वो आप सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सही। अच्छा हुमैरा, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि भाई अखबार ना बिछाएं, बहुत सारे लोग ये अखबार बिछा देते हैं और फिर उसके ऊपर उन्होंने अपने बॉक्स में जो डब्बे वगैरह होते हैं मिर्चों के, सब चीज़ों के, वो रखे हुए होते हैं। तो बेस्ट क्या है कि आपके जो किचन के बॉक्सेस हैं वो आप किस तरीके से जो है वो रख सकते हैं? जो डब्बे होते हैं मिर्चों के, बाकी चीज़ों के, पत्ती के, चीनी के, जो भी, वो आप किस तरह से रख सकते हैं? डायरेक्ट जब लोग रखते हैं तो वो उनको लगता है कि थोड़ा सा वो अजीब सा लग रहा है, तो क्या रखा जाए कि वो लाल बेग भी उस तरफ ना आए और छोटे जानवर जो दीगर हशरात हैं वो भी ना हो? आजकल तो वैसे ऐसी शीट्स भी आ रही हैं जो अंदर बिछा सकते हैं। वैसे मैं तो नहीं बिछाती हूँ क्योंकि मेरी आदत है कि हफ्ते 2 हफ्ते में क्लीनिंग करनी। तो ब्राउन पेपर बिछा सकते हैं आप। अच्छा। लेकिन यह है कि अखबार ना बिछाएं, उससे उसके अंदर जो इंक होती है उससे वो अट्रैक्ट करते हैं कॉकरोचेस ज़्यादा, तो उसकी वजह से ज़्यादा होते हैं। अच्छा। तो कोशिश करें अखबार ना बिछाएं। मेरी तो कोशिश यही होती है कि आप लोग देखें हर तरह से हम अपनी बॉडी की क्लीनिंग का, अपने आप को साफ सुथरा रखने का कितना एहतमाम करते हैं। तो जहाँ हम खाना खा रहे हैं जिस जगह को, तो उस जगह को लाजमी आप क्लीनिंग कीजिए। 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, जब आपको टाइम मिल रहा है क्लीनिंग करें किचन की अंदर से भी। और किचन में खाना पकता है तो एक ग्रीस नुमा पूरा किचन पे फैल जाती है, तो उसको भी क्लीनिंग करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए कोशिश करें
हैं कि जब आप सर्फ या किसी से भी वॉश कर रहे हैं तो उसमें आप लेमन स्क्वीज कर लीजिए ताकि वो सही। जल्दी कट जाए। जल्दी कट तो जाए, ग्रीस कट करो जितना, देखें जितना आप सफाई का ख्याल रखोगे ना तो टाइल्स वगैरह आप साफ कर रहे हैं तो आप उसमें बिल्कुल लेमन स्क्वीज कर हाँ। लीजिए। थोड़ा सा आप ये जो डिश वॉश यूज करते हैं आप सही। थोड़ा सा वो डाल लीजिए। उससे ये होगा कि आपकी क्लीनिंग जितनी रहेगी ना तो उतना ये है कि सफाई की तरफ ये नहीं आते। सफाई की तरफ सफाई का ख्याल अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी चीजों पे लाल बेग आ रहे होते हैं कि वो आप कहते हैं ये तो मिर्चें हैं, मतलब ये तो मिर्चों का डब्बा रखा हुआ है, ये तो घी है, आजकल ये आप तो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चावल है, मतलब हाँ। तो ये एक हैरानकुन बात होती है कि वो पैक डब्बे हैं लेकिन फिर भी वो जरा सा भी अगर खुले और मैंने पर्सनली, मुझे जो लगता है, मैंने ये देखा है या मुझे ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आपने रोटी खुली छोड़ दी है या आपने ब्रेड जो है वो आटा गिरा हुआ अगर आटा गिरा हुआ है अगर कहीं, तो वो लाल बेग जरूर आते हैं। अच्छा, और क्या होता है कि आजकल अब जो घरों में है ना वो छोटे वाले लाल बेग हैं, वो बहुत ज्यादा जो है ना वो लाल बेग होते हैं। इसी तरीके से वॉशरूम में भी यही होता है। हमारा वॉशरूम के लिए कुछ ऐसी कोई रेमेडी है कि वॉशरूम में भी आप देखते हैं कि बहुत सारे लाल बेग जो मैंने रनी पेस्ट बताया ना, आपके जितने भी नल हैं या कॉर्नर की जितनी भी जगह हैं, ये वाला पेस्ट आप लगा दीजिए। और जैसा कि सर ने बताया कि जेल है, जेल अगर आप ना भी किसी को, मार्केट में भी ये वाला जेल ट्यूब्स की सूरत में आई थिंक मिलता है, तो वो ट्यूब्स की सूरत में जो जेल मिलता है वो ला के आप जगह जगह इसको स्टिक आउट कर दीजिए छोटे छोटे जैसे ड्रॉप्स की सूरत में। तो कम से कम ये अगर प्रोसीजर आपने कर लिया 6 महीने तो आपके कहीं नहीं गए, आपके 6 महीने में रॉचेज नहीं होते कहीं नहीं होते कहीं। सही सर, वो कौन से जो है वो ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि आप रेकमेंड करते हैं कि जी बार बार आप करवाएंगे तो आपकी दीमक साफ होगी या फिर आपके घर से लाल बेग का खात्मा होगा, या वन ट्रीटमेंट वन गो में ही ये हो जाता है? मैं इस बात को कंटिन्यू करूं जो पहले जी जी बिल्कुल पहले आपको वॉशरूम के हवाले से जो आप कह रही है ना, देखिए जो छोटे कॉकरोच है ना जी, वो वॉशरूम में होने नहीं चाहिए लेकिन हो रहे हैं, बेडरूम में होने नहीं चाहिए लेकिन हो रहे हैं। उसकी पहले मैं आपको वजह बता दूं कि ये वॉशरूम तक पहुंच कैसे रहे। असल में 2 टाइप के कॉकरोच अभी हमारे जो फ्लैट्स वगैरह में या घरों में, जो बड़े हैं वो अमेरिकन कॉकरोच कहलाते हैं और छोटे वाले जर्मन कॉकरोच कहलाते हैं। इनका साइज वही 1/2 इंच तक ही है जो आपके किचन में और बेडरूम में नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। वॉशरूम में और कमरों में पहुंचते कैसे, सबसे पहले इस मसले का हल देखें आप। किचन में कोई भी एरोसोल इस्तेमाल ना करें, कोई भी स्प्रे इस्तेमाल ना करें, और अगर इस्तेमाल करते हैं तो मुकम्मल तरीके से इसको आप कवर करें। मुकम्मल कवर से मुराद ये है कि वैसे नहीं कि जहाँ कॉकरोच नजर आ रहे हैं सिर्फ आपने वहाँ स्प्रे कर दिया। वो क्या करते हैं, जो वो उनकी असल जगह किचन है वो उसको छोड़कर फिर आपके बेडरूम में, जो लोग ज़्यादा सफाई पसंद होते हैं उनके घर ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि वो किचन में कोई भी केमिकल बाहर से लाके वो स्प्रे कर रहे होते हैं। वो क्या होता है, मूव होकर वॉशरूम चले जाते हैं और मूव होकर आपके बेडरूम में आ जाते हैं। तो सबसे पहला अमल तो आप ये करें कि किचन को वॉशरूम मतलब सफाई का ख्याल रखें। के कॉकरोचेस के लिए कोई ट्रीटमेंट? छोटे कॉकरोच का ये बता दिया मैंने ना। वॉशरूम के जो कॉकरोच है वो बड़े कॉकरोच है जो कि नालियों से आते हैं। उसके लिए आप कोई भी केमिकल आप उनके जो ट्रैप कह लें या नालियाँ कह लें इसमें आप डाल लें। लेकिन जो छोटे कॉकरोच हैं ये बेसिकली किचन से ही मूव होकर आ रहे होते हैं। नालियों में बेसिकली हम फिनाइल की गोलियां भी रख सकते हैं, जैसे आप वॉश बेसिन में फिनाइल की गोलियां डाल दीजिए। वॉशरूम की नाली पे जो आपकी नेट होती है, जाली होती है, उसके ऊपर आप फिनाइल की गोलियां डाल दीजिए। तो बहुत सारी मतलब चीज़ों को ये किल करते हैं। एक तो फ्रेशनेस भी आती है उससे, उसकी स्मेल से, दूसरा ये स्मेल से ही भागते हैं। तो आप ये वाली गोलियां आप वॉशरूम में रख दीजिए। सही चले जी, बहुत ज़बरदस्त जो है वो आज सारे टोटके हमें पता चले हैं और आज हमें पता चला है कि भाई ये सारा कुछ होता है और इससे भी लाल बेग भाग सकते हैं, चूहे भाग सकते हैं, दीमक का खात्मा हो सकता है। वरना यकीन करें स्प्रे कर करके और पाउडर डाल के कि भाई किसी तरीके से ये ख़त्म हो जाए। सफाई कर करके लोग परेशान हो गए हैं। मतलब सुबह सारा किचन साफ़ किया होता है, सुबह सारी चीज़ों पे स्प्रे किया होता है और शाम को फिर वही लाल बेग, फिर वो आप देखते कि चूहा कहीं से भाग गया या कहीं से आ गया। तो इन चीज़ों का ख्याल रखने के लिए सबसे पहले तो आपने सफाई का ख्याल रखना है और फिर उसके बाद जो है वो आपने यही करना है कि ये जो जिस तरह से रेमेडी बताई है हुमैरा ने, ये ज़रूर फॉलो करें। और अगर आप इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो ये जो जेल ट्रीटमेंट बताया अभी मुख्तार साहब ने, ये आप ज़रूर करवाएं। और जिस तरह से अभी पूरा बताया ना कि अगर आप किचन के ऊपर अपना पूरा स्प्रे करते हैं
तो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी जगहों पर स्प्रे करते हैं तो यही किचन के जो लाल बेग होते हैं ये मूव करके आपके वॉशरूम और बेडरूम तक जो है वो पहुंच जाते हैं। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें। और आज का जो सेगमेंट है वो आपको कैसा लगा ये ज़रूर आपने सोशल साइट्स पर हमारी बताना है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हुमैरा आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए। और देखना मत भूलिए, कीप वॉचिंग सीरियस।